CH21 काहे का दुख सर। अब आगे। जहां अहान अपने आप से सवाल कर रहा था वहीं साहिल अपने में ही उलझा हुआ था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। आज से पहले उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। साहिल, ये मुझे क्या हो रहा है। जब भी अहान को देख रहा हूँ ये दिल बुलेट ट्रेन की तरह क्यों दौड़ रहा है। मुझे राहुल से बात करनी होगी। जल्दी से सबके टेस्ट पेपर देकर राहुल के पास जाता हूँ। साहिल अपने ख्यालों को झटक कर जल्दी से चेयर पर बैठ जाता है और एक एक कर सबको बुलाते हुए सुहाना। सुहाना साहिल की आवाज सुनकर खड़े होकर उसके पास आ जाती है। साहिल, क्या है ये सब। हाँ, 1 महीना हो गया तुम्हें और 20 में से 8 नंबर आए हैं। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा जब मैं पढ़ता हूँ। और एक क्वेश्चन करवाया है मैंने फिर भी तुम्हारे मैथ इतने कम नंबर है। सुहाना, सॉरी सर, आगे से पूरी कोशिश करूंगी। साहिल, ये लो पेपर और पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा के लेकर आना। सुहाना साहिल से पेपर लेकर अपना सर हाँ में हिला देती है। वही साहिल एक एक करके सबके टेस्ट पेपर देने लगता है। सबको डांट भी रहा था। उसे काफी गुस्सा आ रहा था इतना पढ़ाने के बाद भी इतने कम नंबर आए हैं। रिमझिम साहिल को इतने गुस्से में देखकर धीरे से अहान से कहती है, आज सर काफी गुस्से में है। अहान, मुझे तो डर लग रहा है और सर ने तो पेरेंट्स सिग्नेचर का भी बोला है। अहान, सर का गुस्सा करना सही है। रिमझिम सर कितने अच्छे से पढ़ाते हैं फिर भी इतने कम नंबर आ रहे। अब मुझे भी सर से डर लगने लगा है, कहीं मुझे भी उनके गुस्से का सामना ना करना पड़ जाए। अहान की बात सुनकर रिमझिम कुछ कहती उससे पहले उसके कानों में साहिल की आवाज पड़ती है, रिमझिम आओ, आकर टेस्ट पेपर लेकर जाओ। रिमझिम साहिल की बात सुनकर खड़ी होकर साहिल के पास जाती है। साहिल, ये लो तुम्हारा पेपर, 12 नंबर आए हैं। तुम भी इन सब की तरह हो, पढ़ने का मन नहीं है क्या तुम सबका। रिमझिम, सर आपने अचानक टेस्ट ले लिया था, अगर आप पहले बताकर टेस्ट लेते तो शायद ज्यादा नंबर आते। साहिल, अगर मैं बताकर टेस्ट लेता तब क्या करती तुम एक रात में। अगर ऐसी बात है तो सब सुनो, बिना बताए कभी भी टेस्ट ले सकता हूँ। अभी से बता रहा हूँ, आगे जाकर फिर तुम लोग ये ना कहो कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। रिमझिम साहिल की इतनी तेज आवाज सुनकर डर से अपनी आंखें बंद करते हुए अपने मन में, ये सर गुस्सा भी करते हैं। मुझे तो आज ही पता चला, नहीं तो इस 1 महीने मैंने सर को नॉटी ही समझा था। साहिल, अब जाओ, खड़ी क्या हो। जी सर। रिमझिम बिना पल गवाए वहां से अपने डेस्क पर आकर बैठ जाती है। साहिल, अहान मौर्य। अहान अपना नाम सुनकर जल्दी से खड़ा होकर साहिल के पास चला जाता है। वो एक बार भी साहिल की तरफ नहीं देखता। साहिल भी उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए, ये लो तुम्हारा टेस्ट पेपर, तुम्हारे 18 नंबर आए हैं, क्लास में सबसे ज्यादा। रिमझिम, इसके इतने नंबर आ गए, बापरे, ये तो पढ़ने का कीड़ा निकला, इससे ही पढ़ना पड़ेगा मुझे। वहीं अहान साहिल से टेस्ट पेपर लेकर अपने नंबर चेक करने लगता है। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी कि उसके 18 नंबर आए हैं। उसे तो दुख इस बात का है कि उसके 2 नंबर कहाँ कट गए। साहिल अहान को इस तरह पेपर पलटता देखकर कहता है, क्या हुआ अहान, तुम इस तरह पेपर क्यों पलट रहे हो। अहान, सर मेरे 2 नंबर किसमें कटे। साहिल, हे अहान, सर मेरा मतलब मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत था। अहान की बात सुनकर क्लास के सारे बच्चे एक दूसरे से घुसुर फुसुर करने लगते हैं। सुहाना, यार ये अहान क्या चीज है, 18 नंबर आए उसकी खुशी मनाने के बजाय 2 नंबर कट गए उसका गम मना रहा है। तू क्या जाने इस दुख को, क्योंकि तू तो पढ़ती ही नहीं है। अहान पढ़ने वाला लड़का है यार। सुहाना की बात सुनकर उसके साथ वाली एक लड़की उससे कहती है। वही साहिल अहान की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उससे पेपर लेता है और तीसरे नंबर के क्वेश्चन को निकालकर अहान के सामने करते हुए, तुमने इसका फॉर्मूला गलत लगाया था इसलिए तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत है। अहान अहान साहिल से पेपर लेकर, सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगा। साहिल, हम अहान साहिल की हाँ सुनकर वाहन से जाने लगता है, जिसे देखकर साहिल कहता है, इस टेस्ट पेपर पर पेरेंट्स सिग्नेचर करवा लेना। अहान अहान, सॉरी सर, मेरे मम्मी पापा नहीं है। साहिल अहान की बात सुनकर खड़े होकर जल्दी से अहान को अपने गले लगा लेता है और दुखी होते हुए, तुम इस तरह उदास मत हो अहान, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है तो तुम अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ और हमेशा साथ रहूंगा। साहिल ये सब कहते वक्त लगभग रो ही दिया था। वही साहिल की हरकत और बात सुनकर अहान के साथ साथ पूरी क्लास भी हैरान हो गई थी। लेकिन हमारे अहान को साथ ही गुस्सा आ गया था। अहान गुस्सा होकर साहिल को जोर से धक्का दे देता है, जिससे साहिल डेस्क से जाकर टकरा जाता है, लेकिन उसे उसकी कोई फिक्र नहीं हुई। फिर भी साहिल अहान की तरफ देखते हुए, क्या हुआ अहान, तुमने मुझे इस तरह धक्का क्यों मार। मैं तो तुम्हारे दुख को देखकर गले लगाया था। अहान के धक्का देने पर पूरी क्लास अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। अहान, काहे का दुख सर, मुझे किसी चीज का दुख नहीं। साहिल, अभी तो तुमने कहा तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है।
साहिल की बात पर अहान दांत पीसते हुए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, मैं सिर्फ कह रहा था कि मेरे मम्मी पापा इस शहर में नहीं है, वो राजस्थान में है, सही सलामत। अहान सही सलामत पर जोर देते हुए कहता है। साहिल अहान की बात सुनकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, सॉरी, मुझे लगा आपको तो जाने क्या क्या लगता है सर, आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। अहान साहिल की बात को काटते हुए कहता है। साहिल, सॉरी यार। अहान बिना कुछ कहे साहिल के वहां से चला जाता है और अपना बैग लेकर क्लास से निकल जाता है क्योंकि कॉलेज ओवर हो चुका था। साहिल अहान को इतने गुस्से में देखकर अपने सर पर मारते हुए, ये मुझसे क्या हो गया, मैंने अहान को गुस्सा कर दिया यार, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ वो भी बिना सोचे समझे, मुझे जाकर राहुल से बात करनी होगी, मुझे क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। साहिल इतना कहकर राहुल के पास जाने के लिए निकल जाता है। अब ये राहुल के पास जाकर जाने क्या क्या बोलने वाला। CH-22 साहिल बैनर्जी की हत्या। अब आगे साहिल जल्दी में अपनी क्लास से निकलकर सीधे राहुल के केबिन की तरफ चला जाता है। कुछ देर में ही साहिल राहुल के केबिन के पास आ जाता है और दरवाजा खोलकर केबिन के अंदर एंटर करता है। साहिल जैसे ही राहुल की केबिन में जाता है उसकी आंखें फैल जाती है सामने के नज़ारे को देखकर। राहुल दीवार से लगा हुआ था और काव्या उसके बेहद करीब खड़ी हुई थी। काव्या राहुल के होठों की तरफ बढ़ते हुए राहुल से कहती है, बहुत हो गया तेरा, इतने सालों से कह रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। राहुल काव्या से मुंह फेरते हुए, देखो काव्या ये सही नहीं है यार, तुम जबरदस्ती कर रही हो मेरे साथ। काव्या, जबरदस्ती की कहाँ है मैंने। काव्या इतना कहकर राहुल के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर राहुल के होठों की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर राहुल उसे धक्का देने वाला था लेकिन उससे पहले साहिल की आवाज पूरे केबिन में गूंज जाती है। साहिल, क्या हो रहा है ये मिस काव्या, आप इस तरह राहुल के साथ जबरदस्ती किस नहीं कर सकती। साहिल की आवाज सुनकर काव्या गुस्से में अपनी आंखें बंद करके दीवार पर मुक्का मार देती है। वही राहुल तो काव्या के हाथों को हटाकर साहिल के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, साहिल तुम यहाँ, चलो घर चलते हैं। राहुल इतना कहकर बिना काव्या पर ध्यान दिए साहिल को लेकर केबिन से बाहर निकल जाता है। राहुल और साहिल को बाहर जाता देखकर काव्या गुस्से में अपने बालों को नोचते हुए कहती है, इसे भी अभी आना था क्या, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता, मेरा सारा मूड खराब कर दिया, छोड़ूंगी नहीं इन दोनों को। वही साहिल गुस्से में राहुल के हाथ को झटकते हुए, क्या था राहुल, अभी तुम उस काव्या से डर रहे थे, वो तुझे किस करने वाली थी कुत्ते। राहुल हंसते हुए, डर और उस चुड़ैल से पागल हो गया। साहिल, तो तू एक लड़की की तरह क्यों चिपक रहा था दीवार से और वो काव्या लड़के की तरह तुझ पर भारी पड़ रही थी। राहुल, वो तो मैं उसे करने दे रहा था, नहीं कोई तेरे भाई को छू सकता है क्या। राहुल इतना कहकर अपने कॉलर को सही करने लगता है, जिसे देखकर साहिल अपने दोनों हाथ को हनी तक जोड़ते हुए कहता है, हाँ भाई तुझे कोई नहीं छू सकता, अभी जो मैंने केबिन में देखा वो सब मेरी आंखों का वहम था। राहुल, ठीक है चल, अब ज्यादा नाटक मत कर, घर चलते हैं। साहिल, घर नहीं जाना मुझे। राहुल, क्यों, घर वालों ने घर से निकाल फेंका तुझे। साहिल राहुल की बात पर अपने दांत पीसते हुए, राहुल मैं मजाक के मूड में कतई नहीं हूं, तो तेरे लिए अच्छा होगा अपना मुंह बंद कर चुपचाप चल मेरे साथ। साहिल इतना कहकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, जिसे देखकर राहुल कहता है, बड़ा घमंडी दोस्त मिला है मुझे, साला अपनी के आगे किसी की चलने ही नहीं देता। राहुल खुद से कहते हुए साहिल के बगल में जाकर बैठ जाता है। राहुल के बैठते ही साहिल गाड़ी को कॉलेज से बाहर निकाल लेता है। वही अहान गुस्से में निकलकर आरुष और रौनक के साथ वहां से घर के लिए निकल जाता है। आज तीनों ही आपस में बात नहीं कर रहे थे। अहान तो साहिल की बातों से परेशान हो गया था और आरुष का तो एक महीने से व्यवहार ही बिल्कुल बदल गया था। अब बेचारा रौनक किससे बात करे, वो भी चुपचाप बस में बैठा हुआ था। लेकिन अचानक ही आरुष कहता है, अहान तुम जॉब करने की बोल रहे थे, सोचा क्या करना है। अहान, यहाँ तो हम किसी को जानते भी नहीं, जोगी अंकल से बात करता हूँ, देख कोई काम होगा तो वो बता देंगे। आरुष, हम वही उन दोनों की बात सुनकर रौनक कहता है, अगर तुम दोनों को बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। आरुष, अहान बोलना यार, तेरी बात का क्यों बुरा मानेगी, तू तो यार है हमारा। रौनक उन दोनों की बात सुनकर कहता है, अगर तुम दोनों काम करना चाहते हो तो क्यों ना मेरे सिनेमा में कर लो, एक रेस्टोरेंट है, अगर तुम दोनों को अच्छा लगे तो मैं अपने पापा और चाचा से बात करूँ। रौनक की बात सुनकर अहान, काम तो हम कर लेंगे लेकिन तेरे चाचा और पापा मानेंगे। रौनक, उनकी फिक्र तुम दोनों मत करो, मैं मना लूंगा, वैसे भी मैं भी तो रात को काम करता हूँ सिनेमा में। आरुष, तो फिर ठीक है, तू तेरे घर वालों से बात कर, अगर मान गए तो मैं तेरे साथ सिनेमा घर में काम करने को तैयार हूँ।
आरुष की बात सुनकर अहान, ठीक है अगर तेरे घर वाले माने तो मैं रेस्टोरेंट में काम कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रौनक, ठीक है मैं घर जाकर आज बात कर लूंगा और कल तुम्हें बता दूंगा। अहान, आरुष, ओके। वही शाम के 7 बजे साहिल की गाड़ी एक कैफे पर आकर रुकती है, जिसे देखकर राहुल कहता है, यहाँ क्यों लेकर आया है, कोई अच्छे से होटल में चलते यार, मुझे भूख भी लगी है। साहिल राहुल की बात सुनकर राहुल को घूरते हुए गाड़ी से बाहर निकल जाता है। राहुल साहिल को बाहर निकालता देखकर गाली देते हुए कहता है, साला खड़ूस, लालची, कमीना, बात इसे करनी है और एटीट्यूड मुझे दिखा रहा है, मन करता है इसका सर फोड़ दूं। राहुल साहिल को गाली दे ही रहा था कि उसे साहिल की आवाज आती है, अगर गाली देना हो गया हो तो अब आजा, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है यार। राहुल साहिल की बात सुनकर चौंक जाता है, लेकिन फिर साहिल की तरफ देखता है जो एक साइड लगी टेबल पर जाकर बैठ चुका था। राहुल भी जल्दी गाड़ी से बाहर निकलकर साहिल के सामने बैठ जाता है। राहुल साहिल को खामोश देखकर कहता है, क्या हुआ, तू इतना खामोश क्यों है? साहिल, तू जब मेरी बात सुनेगा ना तो तू भी इसी तरह खामोश हो जाएगा। राहुल, ऐसा भी क्या हो गया जो तू मुझे खामोश कर देगा? साहिल कॉफी का ऑर्डर देने के बाद राहुल से कहता है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, एक लड़का है मेरी क्लास में, उसे देखते ही मेरा दिल मेरे आपे से बाहर हो जाता है, इतना तेज धड़कता है कि लगता है आज ये बाहर निकलकर ही दम लेगा। राहुल साहिल की बात सुनकर, और क्या क्या होता है तुझे उसे देखकर? साहिल, और का तो पता नहीं लेकिन मुझे अच्छा लगता है, उसे देखना मन करता है, उसे देखता ही रहूं, उसे देखते ही जैसे आंखों को सुकून मिल जाता है। साहिल की बात सुनकर राहुल कुछ कहता उससे पहले एक वेटर उनके पास आते हुए, सर कॉफी। इतना कहकर वो वेटर कॉफी रखकर चला जाता है। वेटर के जाने के बाद राहुल साहिल को देखते हुए कहता है, भाई तुझे उस लड़के से प्यार हो गया है? राहुल की बात सुनते ही साहिल कॉफी पीते हुए खांसने लगता है। राहुल, क्या हुआ साहिल, कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? राहुल साहिल की पीठ को सहलाते हुए कहता है, साहिल, गलत नहीं, तूने बहुत गलत बोल दिया चार, मुझे इसका ही डर था, कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मुझे उस लड़के से प्यार हो गया है और तूने अब ये कहकर साबित कर दिया कि सच में मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन कैसे? राहुल साहिल की बात सुनकर अजीब नजरों से साहिल को देखते हुए, तू इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है? साहिल, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे उस लड़के से प्यार हो गया है। साहिल, यही तो समझ नहीं आ रहा है मुझे कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। राहुल, देख साहिल, जो कहना है सीधे सीधे बोल, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। साहिल, जिस लड़के से मुझे प्यार हुआ है ना वो बहुत खतरनाक है। राहुल, राहुल, क्यों उसके सींग निकलने हुए यार, फिर उसके दांत बड़े बड़े हैं। साहिल राहुल की बात सुनकर राहुल को मारते हुए, साले मेरी यहाँ फटी पड़ी है और तुझे मजाक सूझ रहा है, भगवान करे तेरी भी हालत मेरी जैसी हो। राहुल, ओए साहिल के बच्चे, मुझे श्राप देने की जरूरत नहीं है यार। साहिल, तो चुपचाप मेरी बात सुन। राहुल, हम बोल। साहिल, यार मुझे उस लड़के से डर लगता है, वो कुछ भी कर देता है, तुझे पता है 1 महीने पहले मेरे सर में चोट लगी थी। राहुल सोचते हुए, हाँ लगी थी। साहिल, वो उसने ही दी थी, मेरे केबिन में आकर बांध से मेरा सर फोड़ दिया था उसने। राहुल, क्या सर फोड़ दिया? साहिल, हाँ भाई, उसने मेरा सर फोड़ दिया था। राहुल कॉफी का घूंट लेते हुए, तो अभी तेरे पास टाइम है, उसे भूल जा, किसी और पर फोकस कर। साहिल, नहीं कर सकता यार। राहुल, नहीं कर सकता तो देख, तुझे बता दे रहा हूँ, जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तब शादी के कुछ दिन बाद अखबार की हेडलाइन होगी। साहिल, क्या? राहुल, सबसे जानी मानी हस्ती साहिल बनर्जी ने एक लड़के से शादी की थी और दोनों में झगड़े के चलते साहिल बनर्जी के हस्बैंड ने साहिल बनर्जी की हत्या। CH-23 कुत्ते, तेरा सर फोड़ दूंगी। अब आगे। राहुल की कही बात को सुनकर साहिल का दिमाग चकराने लगता है। साहिल अपने सर को पकड़कर टेबल पर टिका देता है। राहुल साहिल को देखकर, क्या हुआ तुझे? साहिल, साले तेरी बात सुनकर सदमा लग गया, तूने एक पल में मेरी भविष्यवाणी कर दी यार, इतना भी बुरा नहीं है मेरा आहान। राहुल, मेरा आहान? साहिल, हाँ मेरा आहान। राहुल, साले पहले उससे बात तो कर ले कि वो तुझे पसंद भी करता है या नहीं। राहुल की बात सुनकर साहिल, अगर उसके बात करने के चक्कर में रहा तो क्यारा नहीं मर जाऊंगा। राहुल, तो क्या उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करेगा उससे? साहिल, पागल बागल है क्या है? राहुल, क्यों? साहिल, उसके मर्जी के खिलाफ कैसे शादी करूंगा? राहुल साहिल की बात सुनकर, तो तू अभी कह रहा था कि तू उससे बात करने के चक्कर में नहीं रहना चाहता है। साहिल, मेरा मतलब है कि शादी तो उसकी मर्जी से करूंगा, लेकिन उससे बिना बात करे मैं उसे अपना तो बोल ही सकता हूँ यार, उसे का ही पता चलेगा।
राहुल, मुझे तेरी बातें ज्यादा समझ नहीं आती है, लेकिन तू ये सब छोड़, ये बता कब मिला रहा तेरे अहान से? साहिल, अभी नहीं, जब तक मैं उसे प्रपोज ना कर दूं, क्योंकि मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है, क्या पता तेरी नियत उस पर बिगड़ जाए। राहुल साहिल की बात सुनकर मुस्कुराते हुए, यार ऐसी कैसी बात कर रहा है, वो भाभी लगेगा मेरी। साहिल, भाभी तो शीतल भाभी जी भी लगती है, उन्हें छोड़ता है क्या तू फ्लर्ट करने में? तू तो कुत्ता है, साले कुत्ते की तरह लार टपकाता रहता है। राहुल साहिल की बात सुनकर मुंह बनाते हुए, यार तू इस तरह मत बोल, मैं इतना भी हरामी नहीं हूँ। साहिल राहुल की बात पर आंखें छोटी करते हुए, तू हरामी नहीं महा हरामी है साले। राहुल, देख साहिल, अगर नहीं मिलाना तो मत मिला, लेकिन इस तरह मेरी तारीफ मत कर। साहिल, बकवास बंद कर, चल घर चलते हैं, मुझे नेहा दी को भी ये खुशखबरी देनी है कि उसके भाई को प्यार हो गया। राहुल, वो भी एक तरफा? साहिल राहुल को मुक्का मारते हुए, दो तरफा भी हो जाएगा, लेकिन तू, तेरी सोच क्या सिंगल मरने का इरादा है? साहिल की बात सुनकर राहुल के सामने आरुष का चेहरा आ जाता है और राहुल आरुष के ख्यालों में खो जाता है। वही साहिल तो टेबल पर पैसे रखकर गाड़ी की तरफ निकल जाता है। राहुल आरुष के बारे में सोचते हुए खड़ा होता है और साहिल के साथ गाड़ी में बैठकर साहिल के घर की तरफ निकल जाता है। वही साहिल के घर पर आदि अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर था, लेकिन कोई था जो उसे अपने कमरे की बालकनी से देख रहा था। आदि की टेबल खिड़की के पास थी और उसने अपनी खिड़की खोली हुई थी, इसकी वजह से आदि उस लड़के को साफ दिखाई दे रहा था। वही जब आदि को अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस होती है तो अपनी नज़रें बुक से हटाकर सामने बालकनी पर डालता है तो उसकी आंखों में नमी आ जाती है, क्योंकि बालकनी में शिव खड़ा हुआ था और वो काफी देर से आदि को देख रहा था। आदि और शिवा का कमरा सेकंड फ्लोर पर था और आमने सामने होने की वजह से आराम से देखा जा सकता था कौन क्या कर रहा है। वही आदि जब शिव को देखता है तो शिव अपनी बालकनी का दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चला जाता है। आदि शिव की हरकत पर रोते हुए कहता है, ये डैड भी ना मुझे शिव से मिलने नहीं दे रहे हैं और शिव इसलिए मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, एक ही तो मेरा दोस्त है, वो भी डैड की वजह से मुझसे नाराज हो गया। कुछ देर बाद आदि अपने आंसू साफ करके नीचे आ जाता है, क्योंकि साहिल आ गया था। साहिल गाड़ी पार्क करके जल्दी से गाड़ी से निकलकर अंदर भाग जाता है। राहुल साहिल को इतना जल्दी करता देखकर खुद से ही कहता है, ये तो ऐसे कर रहा है जैसे इसे भगवान मिल गया हो। वही साहिल भागते हुए आता है और नेहा को गोद में उठाकर गोल गोल घूमने लगता है। साहिल इतना जल्दी करता है कि नेहा को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन जब साहिल उसे गोल गोल घुमाता है तो नेहा साहिल के गले में बाहें डालकर साहिल पर चिल्लाते हुए, साहिल के बच्चे क्या रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, नीचे उतार कुत्ते, नहीं तो तेरा सर फोड़ दूंगी। साहिल नेहा की बात पर ध्यान न देते हुए उसे अभी भी गोल गोल घुमाते हुए, दी आज मैं बहुत खुश हूँ और जब आपको पता चलेगा मेरी खुशी किस कारण है तो आप भी खुशी से फूले नहीं समाएगी। नेहा साहिल को इतना खुश देखकर कहती है, ओए कुत्ते, अगर तू अभी नहीं रुका तो कहीं ऐसा ना हो तेरी खुशी का कारण जानने से पहले ही मैं मर जाऊं। साहिल नेहा की बात सुनकर रुक जाता है और नेहा को आराम से सोफे पर बिठा देता है और खुद हंसते हुए उसके पास बैठ जाता है। वही राहुल भी उन दोनों के पास आकर बैठ जाता है। नेहा अपने सर को पकड़ते हुए, साहिल मुझे चक्कर आ रहे हैं यार। साहिल, पहले आप मेरी बात तो सुनिए। कुत्ते चुप कर, तू मेरा सर घूम रहा है और तुझे तेरी बात की पड़ रही, जा पहले जाकर मेरे लिए पानी लेकर आ। साहिल, अभी मंगाता हूँ। नेहा, मंगाना नहीं है, तुझे लेकर आना है। साहिल, ये सही नहीं है दी, आप हर बार अपनी ही चलाती है। नेहा, अगर तू पानी लेकर आता है तो मैं तेरी बात सुनूंगी, नहीं तो नहीं सुन रही, जा यहाँ से। साहिल नेहा की बात सुनकर चिढ़ते हुए किचन में चला जाता है और जल्दी से नेहा के लिए एक गिलास में पानी लेकर आ जाता है और नेहा के सामने करते हुए, दी पानी। नेहा साहिल की आवाज़ सुनकर साहिल के हाथ से गिलास लेकर पानी पी लेती है। नेहा, अब बोल। साहिल, दी आपको पता है? राहुल, दी को नहीं पता, तुझे बताना है। साहिल, तू चुप कर। नेहा, तुम दोनों चुप करो और बोल, क्या बात है साहिल? साहिल मुस्कुराते हुए, दी आपके भाई को प्यार हो गया। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो यूज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल ऑडियो नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। CH24 अपने स्टूडेंट से। अब आगे। साहिल की बात सुनकर नेहा साहिल को घूरते हुए कहती है, तू आज पीकर आया है ना? साहिल, ये क्या बोल रही है आप? नेहा, मैं क्या बोल रही हूँ ये तो मुझे पता है, लेकिन लगता है तू चढ़ाकर आया है इसलिए कुछ भी बोल रहा है। साहिल नेहा की बात सुनकर चिढ़ते हुए, दी आप मेरी इंसल्ट कर रही है, मैं कोई चढ़ाकर नहीं आया हूँ। नेहा,
अगर चढ़ाकर नहीं आया तो वाकबास क्यों कर रहा है? साहिल यार दी सच कह रहा हूँ, मुझे सच में प्यार हो गया। नेहा साहिल की बात सुनकर राहुल की तरफ देखती है जो आराम से उन दोनों की बातें सुन रहा था। नेहा, राहुल ये जो कह रहा है सच कह रहा है क्या? राहुल, पता नहीं दी, जो इसने आपसे कहा वही मुझसे भी कहा है। साहिल, यार तुम दोनों पागल बागल हो क्या? मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ कि मुझे प्यार हो गया है, आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? नेहा, ठीक है मैं मान लेती हूँ तुझे प्यार हो गया, लेकिन ये बता तू जिससे प्यार करता है वो तुझे प्यार करता करती है? साहिल नेहा की बात सुनकर अपना सर ना में हिलाते हुए, वो तो मुझसे प्यार नहीं करता। नेहा, नहीं करता मतलब तुझे एक लड़के से प्यार हुआ है? राहुल, वो भी अपने स्टूडेंट से। राहुल की बात सुनकर नेहा हैरान होते हुए, क्या स्टूडेंट से? साहिल तुझे शर्म नहीं आती? एक बच्चे से प्यार हो गया तुझे? साहिल, दी इसमें शर्म कैसी यार, प्यार तो किसी से हो सकता है। नेहा, वो सब तो ठीक है लेकिन तू उस लड़के को कैसे मनाएगा? साहिल बुरा सा मुंह बनाते हुए, ये तो मुझे नहीं पता दी। साहिल की बात सुनकर नेहा कुछ कहती उससे पहले आदि साहिल के पास आकर कहता है, डैड आप मेरे लिए मम्मी लाने वाले हैं क्या? साहिल आदि की बात सुनकर आदि के गाल पर हाथ रखते हुए, नहीं बेटा मैं आपके लिए मम्मी नहीं पापा लाने वाला हूँ। आदि, लेकिन मैं तो उनसे मम्मी ही कहूँगा। साहिल आदि के दोनों गालों को खींचते हुए, तुम्हें जो बुलाना है वो बुला, ठीक है। राहुल खड़े होते हुए, साहिल मैं जा रहा हूँ यार, कार की चाबी देना। साहिल राहुल की आवाज सुनकर आदि से ध्यान हटाकर राहुल पर नजरें डालते हुए, गाड़ी की चाबी का क्या करेगा? 4 घर छोड़कर तेरा घर है, तुझे वहां जाने के लिए भी गाड़ी चाहिए क्या? राहुल, यार घर कौन जा रहा है? साहिल तो कहाँ जा रहा है? राहुल मुस्कुराते हुए, मैं सिनेमा घर जा रहा हूँ। साहिल, आज किसके साथ जा रहा है? राहुल, है कोई यार। साहिल, तो अपनी गाड़ी लेकर जाना, मेरी के पीछे क्यों पड़ा है? राहुल, यार दे देना, क्यों भाव खा रहा है? साहिल राहुल की बात सुनकर अपना सर ना में हिलाते हुए अपनी गाड़ी की चाबी राहुल को दे देता है। राहुल भी खुशी खुशी साहिल से चाबी लेकर वहां से निकल जाता है। राहुल के जाने के बाद आदि साहिल की तरफ देखते हुए, डैड आज आप खुश हैं? आपसे एक बात कहूं, अगर आप गुस्सा ना करे तो? साहिल, बोलना क्या बात है? आदि अपनी नजरें नीची करते हुए, डैड मैं शिव से मिलने जा सकता हूं क्या? आदि के मुंह से शिव का नाम सुनकर एक पल को साहिल के चेहरे के भाव बिगड़ने लगते हैं। साहिल कुछ कहता है या करता उससे पहले नेहा आदि को अपने पास लाकर कहती है, जा तू शिव से मिलकर आ। आदि नेहा की बात सुनकर साहिल की तरफ देखता है जो आदि को ही देख रहा था। आदि साहिल की नजरों को अपने ऊपर महसूस कर नजरें नीची कर लेता है। नेहा, साहिल इतना भी मत डरा, वो बच्चा है यार, और जाने देना उसे शिव से मिलने। शिव अच्छा लड़का है। साहिल, शिव अच्छा लड़का है दी, लेकिन जो ये दोनों अभी कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, आप जानती है ना, इससे इनके फ्यूचर पर प्रभाव पड़ेगा। नेहा, कुछ नहीं होगा, तू जाने दे उसे। साहिल नेहा की बात सुनकर आदि की तरफ देखते हुए, ठीक है जा मिलने, लेकिन ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 30 मिनट, ध्यान रखना। आदि साहिल की बात सुनकर खुश हो जाता है और साहिल के गाल पर किस करते हुए, थैंक यू डैड। आदि इतना कहकर भागते हुए घर से बाहर निकल जाता है। वही नेहा आदि के जाने के बाद साहिल की तरफ देखते हुए, साहिल क्या तू उस लड़की से सच में प्यार करता है? साहिल, उसका नाम अहान है दी, और सच में मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए सीरियस हूँ। लेकिन नेहा, लेकिन क्या? साहिल, दी जहाँ तक मुझे पता है वो मुझे पसंद नहीं करता यार। नेहा, लेकिन तू इतना बुरा तो नहीं दिखता। साहिल, वो बात नहीं है दी। नेहा, तो क्या बात है मेरी जान? साहिल, दी मैं उससे मजाक करता हूँ तो वो चीर जाता है और मुझे घूरने लगता है, इसी से पता चलता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता। नेहा, लगता है तुझे टक्कर का पार्टनर मिला है, बचकर रहना साहिल। नेहा इतना कहकर हंसने लगती है जिसे देखकर साहिल भी हंसने लगता है। वही आदि भागते हुए शिव के घर आ जाता है और हॉल में बैठी शीतल को देखकर कहता है, आंटी शिव कहाँ है? शीतल आदि की आवाज सुनकर आदि की तरफ देखते हुए, अरे आदि बेटा तुम आओ ना, आज तो काफी दिनों के बाद आए हो, रास्ता भूल गए थे क्या घर का? आदि शीतल के पास जाकर, नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं, वो स्कूल जाने लग गया तो समय ही नहीं मिलता। शीतल, शिव से मिलने आए हो? आदि, हाँ आंटी शिव है क्या यहाँ? शीतल, हाँ बेटा यही है, वो अपने कमरे में जाओ, जाकर मिल लो। शीतल की बात सुनकर आदि बिना देर किए सीढ़ियां चढ़कर शिव के कमरे के लिए चला जाता है। कुछ देर में ही आदि शिव के कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की, यहाँ तक तो आ गया था। तभी शिव कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर ही आने वाला था, लेकिन आदि को अपने कमरे के बाहर देखकर रुक जाता है।
आदि शिव को देखकर स्माइल देता है लेकिन शिव उसे नजरअंदाज कर देता है। आदि, सॉरी शिव। शिव, क्यों आया है? आदि, तुझसे मिलने आया हूँ। शिव, क्या करेगा मिलकर? आदि, यार इस तरह बात मत कर, मुझे बुरा लग रहा है। शिव, मुझे भी बुरा लगा था जब तू 1 महीने से मुझसे मिलने नहीं आया। CH-25, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता। अब आगे। शिव आदि को अपने कमरे के बाहर देखकर, क्यों आया है यहाँ? आदि, अपने घर जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। आदि, शिव मैं आपका दोस्त हूँ यार, आप इस तरह क्यों गुस्सा कर रहे हो मुझ पर? शिव, क्योंकि मैं तुझे दोस्त नहीं मानता इसलिए कर रहा हूँ। आदि, शिव की बात सुनकर, अगर आप मुझे दोस्त नहीं मानते ना, ठीक है, मैं कल ही मीर बुआ जी के पास चला जाऊंगा। डैड से बोलकर आपके पास कभी लौट कर नहीं आऊंगा जब आपको पता चलेगा कि मैं आपका क्या हूँ। आदि इतना कहकर अपनी आंखों में नमी लिए शिव के कमरे में चला जाता है। वही शिव आदि की बात सुनकर कुछ नहीं कहता है लेकिन आदि को कमरे में जाता देखकर खुद भी उसके पीछे आ जाता है और आदि को देखते हुए, क्या ढूंढ रहा है तू? आदि, आपसे मतलब? आदि बेड से उतरकर एक नज़र शिव को देखते हुए कहता है। वही शिव आदि की बात सुनकर, आदि ये कमरा मेरा है, तुम इस तरह मेरे कमरे में घुसकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। आदि शिव के बेड के पास लगी टेबल पर देखते हुए, एक दिन ये कमरा मेरा भी हो जाएगा तो ज्यादा मेरा मेरा मत करो, आए बात समझ। शिव, हे आदि, हाँ। आदि इतना कहकर शिव के स्कूल बैग को उठता है और बेड पर लाकर रख देता है। शिव, आदि क्या कर रहा? वो मेरा बैग है, उसमें क्या देख रहा है? आदि, मैं जो देख रहा हूँ एक बार मिलने दो, फिर आपको दिखाकर ही लेकर जाऊंगा। आदि इतना कहकर शिव की तरफ देखता है जो सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। इतने में आदि शिव के बैग से कुछ निकाल लेता है और खड़े होकर शिव के सामने करते हुए, ये मेरा है ना, इसे लेकर जा रहा हूँ, जब दोस्ती ही नहीं है तो इसका क्या करोगे? शिव आदि के हाथ में आदि का ब्रेसलेट देखकर कहता है, आदि तुम इसे लेकर नहीं जा सकते, ये तुमने मुझे दिया है यार, एक बार किसी को कुछ दे देते हैं उसे वापस नहीं ले सकते हैं। आदि शिव की बात को अनसुना करके कमरे से बाहर जाने लगता है जिसे देखकर शिव उसका हाथ पकड़ लेता है। शिव, आदि वापस करो उसे, वो अब मेरा है यार। आदि, वो तुम्हारा नहीं मेरा है, और जब आपको दोस्ती ही नहीं रखनी है तो इसका क्या करोगे? इसे मैं अपने साथ मीर बुआ जी के पास लेकर चला जाऊंगा, कभी नहीं आने वाला फिर आपके पास वापस। आदि इतना कहकर अपने हाथ को छुड़ा लेता है और फिर से जाने लगता है। तभी शिव गुस्से में आदि के सामने आकर आदि का रास्ता रोकते हुए, आदि प्लीज इसे वापस करो, नहीं तो। आदि, नहीं तो क्या? शिव, मैं तुझे पीट दूंगा। आदि, आप हाथ तो लगाओ, मुझे भी पीटना आता है। शिव आदि की बात सुनकर गुस्से में आदि को धक्का दे देता है जिससे आदि शिव के बेड से टकरा जाता है। आदि शिव के धक्का देने पर गुस्से में शिव को घूरते हुए, आपने मुझे धक्का मारा, आपकी इतनी हिम्मत शिव, आज तक मुझे मेरे डैड ने छुआ तक नहीं है। शिव, देख आदि वो ब्रेसलेट मुझे दे दे, नहीं तो। आदि, नहीं दूंगा। शिव, आदि प्लीज देख मुझे गुस्सा आ रहा है, दे दे यार। आदि, मैं मेरे डैड से आपकी शिकायत कर दूंगा। शिव, वो तेरे डैड नहीं है, समझा तू? वो तेरे डैड नहीं है, तू उनकी कॉलेज फ्रेंड का लड़का है, तेरे मम्मी पापा दोनों कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं, साहिल अंकल तेरे डैड नहीं है। शिव की बात सुनकर आदि रोने लगता है और रोते हुए शिव से कहता है, तू झूठ बोल रहा है ना शिव, साहिल डैड ही मेरे डैड है ना, बोल। शिव आदि की रोने की आवाज सुनकर अपने होश में आता है और आदि को देखने लगता है जो रोते हुए उसे देख रहा था। शिव आदि को इस तरह रोता देखकर अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, ये सब मैंने क्या कह दिया? शिव सोचते हुए आदि के करीब जाता है और आदि के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन आदि शिव से दूर होते हुए अपने कदम पीछे लेने लगता है। आदि, दूर रहो मुझसे, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप बहुत बुरे हो, आपको पता भी आपने अभी क्या बोला मुझसे? शिव, सॉरी आदि, वो सब मैंने जानकर नहीं बोला था, गुस्से में मुंह से निकल गया। आदि शिव की बात सुनकर रोते हुए, मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा और अब ना ही मुझे आपसे कोई दोस्ती रखनी है और ना कुछ। आदि इतना कहकर गुस्से में वो ब्रेसलेट शिव को देकर रोते हुए शिव के कमरे से बाहर भाग जाता है। शिव आदि को जात देखकर काफी आवाज देता है लेकिन आदि नहीं रुकता। आदि शिव को रुकता ना देखकर खुद रोते हुए, ये मैंने सही नहीं किया यार, मुझे उससे गुस्से में वो सब नहीं कहना चाहिए था, कहीं वो सच में चला ना जाए। शिव इतना कहकर उस ब्रेसलेट को देखने लगता है जो आदि गुस्से में उसे वापस कर गया था। वही आदि रोते हुए जब शिव के घर से बाहर जाने लगता है तो शीतल भी उसे काफी आवाज लगती है लेकिन आदि नहीं रुकता, तो शीतल भी ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे पता नहीं चला था कि आदि रो रहा है। आदि रोते हुए चुपचाप घर आकर अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा लॉक करके रोने लगता है। उसे शिव की बात का बहुत बुरा लगा था लेकिन वो घर पर आकर इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहता।
रात 8 बजे आदि अपने आप को शांत करके नीचे आता है जहाँ सब खाना खा रहे थे तो आदि भी आकर बैठ जाता है। उसके तुरंत बाद साहिल भी आकर बैठ जाता है। साहिल आदि और अपने लिए खाना लगाते हुए, मिल लिए तुम शिव से? आदि, हम आदि का इतना सा जवाब पाकर साहिल के साथ नेहा, विक्रम, चांदनी चारों आदि की तरह देखने लगते हैं जिसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। साहिल आदि की तरफ देखते हुए, क्या हुआ आदि, तुम परेशान लग रहे हो? अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है और तुम अभी से परेशान नजर आ रहे हो। आदि साहिल की बात सुनकर जबरदारी की मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए, ऐसा कुछ नहीं है डैड, लेकिन मुझे आप सबसे कुछ कहना है। आदि की बात सुनकर सब एक साथ, हाँ बेटा बोलो क्या बात है? आदि, मैं मीर भुआजी के पास जाना चाहता हूँ। साहिल, क्यों? आदि, मैं वही पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो तो। साहिल आदि की बात सुन कम रहा था और उसके चेहरे को गौर से देख रहा था जिस पर उदासी छाई हुई थी। साहिल, अगर राजी खुशी जाना चाहते हो तो मुझ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। आदि, ऐसा कुछ नहीं डैड, बस मैं वहां जाकर पढ़ना चाहता हूँ। नेहा, आदि अभी तुम बच्चे हो, वहां अकेले कैसे रहोगे? आदि, बुआजी अकेला कहाँ हूँ, मीर बुआजी तो है ना वहां। चांदनी, लेकिन तुम जाना क्यों चाहते हो? विक्रम, हाँ बेटा तुम्हारी दादी सही कह रही है, तुम्हें वहां जाना क्यों है? आदि, अभी तो बताया पढ़ने जाना है। साहिल, ठीक है इस बारे में बाद में बात करते हैं और मैं मीर दी से बात कर लूंगा, आप लोग फिक्र मत कीजिए, अभी सब खाना खाए। साहिल की बात सुनकर सब अपना सर हाँ में हिला देते हैं और खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद सब लोग अपना खाना फिनिश करके सोने चले जाते हैं। आदि साहिल के साथ उसके कमरे में सोने वाला था इसलिए वो उसके साथ उसके कमरे में चला जाता है। अगली सुबह आदि के उठने से पहले साहिल उठ जाता है और नहा धोकर तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। वही आरुष और अहान दोनों एक साथ कॉलेज में एंटर करते हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ निकल जाते हैं। अहान अपनी क्लास में आकर रिमझिम के बगल में बैठ जाता है क्योंकि क्लास शुरू होने में थोड़ा ही समय था, जिसे खत्म करते हुए साहिल अपने हाथ में बुक लेकर क्लास में एंटर करता है, जिसे देखकर अहान अपना मुंह बना लेता है, पता नहीं क्यों लेकिन उसे साहिल से चिढ़ होने लगी थी। वही साहिल तो अहान को एक नज़र देखकर मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग बच्चों, सब एक साथ, गुड मॉर्निंग सर। साहिल अपने चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखते हुए पढ़ाना शुरू करता है और पढ़ाते हुए उसकी नज़रें बार बार अहान और रिमझिम पर जा रही थी जो काफ़ी क्लोज बैठे हुए थे फ्रेंड की तरह, लेकिन ये हमारे साहिल को समझ नहीं आने वाला था इसलिए वो बार अहान को देख रहा था। अहान भी ये चीज़ नोटिस कर चुका था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि साहिल बार बार क्यों देख रहा है, इससे उसको पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा था। अहान और साहिल एक दूसरे को देख ही रहे थे कि रिमझिम ने अचानक ही अहान के कंधे पर हाथ रख दिया और धीरे से उसके कान में, अहान ध्यान कहाँ है तुम्हारा, कब से तुम्हारा हाथ रुका हुआ है यार। अहान रिमझिम की आवाज़ सुनकर साहिल से अपनी नज़रें हटाकर मुस्कुराते हुए रिमझिम से कहता है, वो मैं कुछ सोच रहा था। वही साहिल की नज़र तो रिमझिम के हाथ पर थी जो उसने अभी भी अहान के कंधे पर रखा हुआ था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसकी जोरदार आवाज़ पूरे क्लासरूम में गूंज गई, अहान खड़े होकर यहाँ आकर बैठो। साहिल अपने सामने लगी बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहता है जो बिल्कुल खाली थी। वही साहिल की आवाज़ सुनकर रिमझिम अहान के कंधे से हाथ हटा लेती है और साहिल की तरफ देखने लगती है जो काफ़ी गुस्से में था। वही अहान तो अपना बैग उठाकर सामने वाली बेंच पर आकर बैठ चुका था। साहिल रिमझिम और अहान को घूरने के बाद फिर से पढ़ाने लगता है। अहान साहिल को देखते हुए, ये सर इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं, कुछ चल रहा है क्या इनके दिमाग में? और मुझे देखकर मुस्कुराते भी है जबकि और बच्चों को तो एक बार देखकर दोबारा नहीं देखते और मुझे देखने की गिनती ही नहीं है। वही राहुल की क्लास में रौनक पढ़ते हुए राहुल को देखकर आरुष से कहता है, आरुष तुझे एक बतानी है। आरुष, अभी नहीं सर, पढ़ा रहे हैं यार। रौनक, यार बात ही ऐसी है, मुझे चैन नहीं आने वाला जब तक तुझे बता ना दूं। रौनक धीरे आरुष से कहता है, आरुष ठीक है बोल, लेकिन सर पर ध्यान रखकर, अगर उन्होंने हमें बात करते देख लिया तो क्लास से बाहर निकाल देंगे, पहले बोल चुके हैं वो ये सब। रौनक, ठीक है ध्यान रखूंगा। आरुष, बोल क्या बात है? रौनक, मैंने तुझसे कहा ना कि हमारा सिनेमा है। आरुष, पता है। रौनक, तो मैंने वही राहुल सर को देखा था किसी के साथ। आरुष रौनक की बात सुनकर एक नज़र राहुल को देखता है और फिर रौनक को देखकर काव्या मैम के साथ होंगे, और किसके साथ हो सकते हैं वो? रौनक, वो काव्या मैम नहीं थी यार, कोई और थी, मैं काव्या मैम को तो अच्छे से जानता हूँ, उन्हें तो पीछे से भी पहचान लूँ। आरुष, तू श्योर है ना? रौनक, हाँ यार। आरुष, कहीं ये सर काव्या मैम को धोखा तो नहीं दे रहे हैं और वो इन पर ध्यान रखने के बजाय मेरे पीछे पड़ी है?
रौनक, तू गलत समझ रहा है। मुझे लगता है राहुल सर काव्या मैम को पसंद ही नहीं करते हैं, वो तो खामखा राहुल सर के पीछे पड़ी हुई है। आरुष, ऐसा नहीं है, मैंने उन्हें एक साथ करीब देखा है। रौनक, कब? आरुष, देखा था एक दिन, दोनों काफी करीब थे और उनके साथ कोई और भी था। रौनक, पता नहीं, लेकिन मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। CH 26 थप्पड़। अब आगे। रौनक की बात सुनकर आरुष राहुल की तरफ देखते हुए, तू बिना बात ही सक रहा है राहुल सर पर, वो ऐसे नहीं है यार। रौनक, तू राहुल सर की इतनी तरफदारी मत कर, तुझे भी पता चल जाएगा जब तू मेरे साथ सिनेमा हॉल में काम करेगा। एक आरुष, क्यों, तेरे घर वाले मान गए? रौनक, मान भी गए और आज ही तुम दोनों को काम पर बुलाया है। आरुष रौनक की बात सुनकर खुशी खुशी में जोर से बोल देता है, क्या तू सच कह रहा है? आरुष की आवाज इतनी तेज थी कि राहुल के साथ साथ सभी स्टूडेंट आरुष को देखने लगते हैं और रौनक तो आरुष की इतनी तेज आवाज सुनकर अपना सर ही पीट लेता है। आरुष रौनक के सर पीटने पर ध्यान देता है कि वो फ्लो में कुछ ज्यादा ही जोर से बोल गया। आरुष को ध्यान आते ही वो सबसे पहले राहुल की तरफ देखता है जो गुस्से में उसे घूरे जा रहा था। आरुष राहुल को गुस्से में देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसे देखकर राहुल चिल्लाते हुए, आरुष, तुमसे पहले भी मना किया था कि जब मैं पढ़ाता हूँ बातें मत किया करो, लेकिन फिर भी तुमने बातें की। अब तुम दोनों खड़े हो जाओ और क्लास के बाहर जाकर खड़े रहे हो तब तक मेरा पीरियड खत्म न हो जाए। राहुल की बात सुनकर आरुष और रौनक दोनों खड़े होकर एक साथ कहते हैं, सॉरी सर, आगे से कभी बात नहीं करेंगे, बस अब की बार छोड़ दीजिए। राहुल, कोई मौका नहीं मिलेगा, जाओ, जाकर बाहर खड़े हो जाओ। राहुल की बात सुनकर आरुष और रौनक दोनों अपना सर झुकाते हुए बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। राहुल एक नज़र आरुष और रौनक पर डालते हुए फिर से पढ़ाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर आरुष रौनक से कहता है, मैंने राहुल सर को सीधा साधा समझा था, ये तो खतरनाक निकले यार। रौनक, वो कोई खतरनाक नहीं है, वो नर्म दिल इंसान है। आरुष, अगर ऐसी बात है तो उन्होंने हमें पनिशमेंट के तौर पर बाहर खड़ा क्यों किया है? रौनक, नहीं करे तो क्या करे, तू बोला ही इतनी तेज था और बार बार माफ तो नहीं कर सकते ना, एक बार तो पनिशमेंट बनती है यार। रौनक इतना कहकर हंसने लगता है, जिसे देखकर आरुष भी मुस्कुरा देता है। आरुष मुस्कुरा ही रहा था कि सामने से आ रही काव्या को देखकर उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। आरुष को देखकर रौनक भी हंसना बंद करके आरुष से कहता है, क्या हुआ, अभी तो मुस्कुरा रहा था, अचानक ये कठोर भाव कैसे? आरुष काव्या को देखते हुए जो उसके काफी करीब आ गई थी, मिस काव्या। रौनक, हे। आरुष कुछ कहता है, उससे पहले काव्या उन दोनों के पास आकर कहती है, यही होता है जब औकात के बाहर जाकर कुछ सोचते हो तो। काव्या की बात सुनकर आरुष और रौनक दोनों अजीब नजरों से काव्या को देखने लगते हैं। काव्या, इस तरह क्या देख रहे हो, मैं राहुल की बात कर रही हूँ, तू जो अपनी औकात के बाहर जाकर राहुल को अपना बनाने के सपने देख रहा है ना उसकी। काव्या के मुंह से ऐसी बात सुनकर आरुष गुस्से में चिल्लाते हुए, देखो मिस, आप जो समझ रही है वो गलत समझ रही है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और आप है कि बार बार आकर मुझे परेशान कर रही है, कहीं ऐसा ना हो जो आप सोच रही वो कहीं सच ना हो जाए। काव्या, शट अप। आरुष, अपनी हद में रहो। आरुष, मिस, मैं शुरू से ही अपनी हद में हूँ, अगर कोई अपनी हद भुला है तो वो आप है। मैं। आरुष इससे आगे कुछ कहता है उससे पहले काव्या गुस्से में आकर आरुष को थप्पड़ मार देती है। काव्या की हरकत पर आरुष अपने गाल पर हाथ रख लेता है, वही रौनक की तो आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वही काव्या थप्पड़ देकर भी नहीं रुकी और गुस्से में आरुष पर चिल्लाते हुए, अपनी ये जबान जो कैंची की तरह चल रही उसे काबू में रख, नहीं तो काटकर हाथ में रख दूंगी, और लास्ट वार्निंग है, मेरे राहुल से दूर रह। काव्या गुस्से में चिल्लाकर बिना आरुष पर ध्यान दिए अपनी केबिन में चली जाती है। काव्या के जाने के बाद रौनक बड़ी हिम्मत करके आरुष के कंधे पर हाथ रखते हुए, तू ठीक है ना आरुष? आरुष रौनक की आवाज से अपने होश में आता है और एक नज़र वहां डालता है जहां काव्या खड़ी हुई थी, लेकिन आरुष काव्या को ना पाकर रौनक की तरफ देखने लगता है। रौनक आरुष की नज़रों को समझकर, वो अपनी केबिन में गई है, लेकिन तू ठीक तो है ना? आरुष, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अब ये मिस काव्या ठीक नहीं रहेंगी, मैंने बहुत सहन कर लिया लेकिन अब नहीं। रौनक, तू करने क्या वाला है? आरुष, देखता जा। आरुष इतना कहकर क्लास के अंदर जाने के लिए निकल जाता है और बिना राहुल की परमिशन के लिए क्लास में एंटर कर जाता है, जिसे देखकर रौनक उसे आवाज देता है, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं देता। वही राहुल आरुष को क्लास में आता देखकर, आरुष, ये सब क्या है, तुम बिना मेरी परमिशन के अंदर कैसे आए? आरुष राहुल की बात को इग्नोर करके सीधे जाकर राहुल का हाथ पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाते हुए, मेरे साथ चलिए, आज आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। राहुल आरुष की बात सुनकर
लेकिन आरुष हुआ क्या है और तुम इस तरह मेरे साथ, क्या तरीका है ये तुम्हारा? आरुष राहुल को अपने साथ ले जाते हुए, अगर आप अभी मेरे साथ नहीं चले तो जो मैं करूंगा आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं सर। राहुल आरुष की बात सुनकर चुप हो जाता है और आरुष के पीछे खींचा चला जाता है। वही आरुष की हरकत पर क्लास में बातें होने लगती है कि ये आरुष इस तरह सर के साथ कहीं कुछ चल तो नहीं रहा इनका, राहुल सर ने भी इतना कुछ नहीं कहा उसे। वही रौनक आरुष को राहुल सर के साथ देखकर राहत की सांस लेता है, उसे कहीं ना कहीं पता चल गया था कि आरुष अब राहुल को काव्या के बारे में बता देगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कुछ और ही होने वाला है। आरुष बिना रुके राहुल को लेकर काव्या की केबिन की तरफ चला जाता है। रौनक की नज़र जब काव्या की केबिन पर पड़ती है तो उसकी सांस फिर से हल्क में अटक जाती है। रौनक, ये क्या कर रहा है? लगता है आज तगड़ा ही बवाल होने वाला। क्या करूँ, आहान को बुलाकर लेकर आओ क्या? फिर कुछ सोचते हुए, नहीं नहीं, अगर बिना आरुष से पूछे आहान को लेने गया तो ये मुझे अपने गुस्से के चलते कूट डालेगा, क्या करूँ यार। रौनक सोचते हुए अपने कदम आरुष के पीछे बढ़ा देता है जो अब राहुल को लेकर काव्या के केबिन के अंदर दाखिल हो चुका था। वही दरवाजे की आवाज़ सुनकर काव्या फाइल से सर उठाकर सामने देखती है, जहां आरुष के साथ राहुल को देखकर एक पल के लिए वो सोच में पड़ जाती है। वही राहुल आरुष को देखते हुए, आरुष तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आरुष राहुल के हाथ को छोड़कर काव्या की तरफ देखते हुए, इसका जवाब मैं नहीं काव्या मैम देंगी। राहुल आरुष की बात सुनकर काव्या की तरफ देखने लगता है जो अब राहुल से अपनी नजरें चुरा रही थी। उसे डर था कि राहुल को पता चला तो वो क्या रिएक्ट करेगा, लेकिन अब आरुष पीछे हटने वालों में से नहीं था, क्योंकि काव्या ने उसे थप्पड़ जो मार दिया, अगर काव्या ने उसे थप्पड़ ना मारा होता तो वो बातें सुनकर रह जाता, लेकिन अब नहीं। राहुल, क्या बात है काव्या जो आरुष मुझे यहाँ लेकर आया है? काव्या, कुछ नहीं है राहुल, ये आरुष तो ऐसे ही नहीं लेकर आया हूँ मैम, कोई बात होगी तभी लेकर आया हूँ। आरुष काव्या की बात काटकर कहता है। राहुल, अगर कोई जरूरी बात है तो बोलो, नहीं मुझे क्लास लेनी है, मैं चला। आरुष, सर आप कहीं नहीं जाएंगे जब तक बात शुरू होकर खत्म ना हो जाए। राहुल, बात शुरू तो करो, खत्म तभी तो होगी। काव्या तो राहुल की बात सुनकर कुछ नहीं कहती, उसे आरुष पर काफी गुस्सा आ रहा था। आरुष, सर काव्या मैम को लगता है कि मैं आपको अपने जाल में फंसा रहा हूँ। राहुल, मतलब? आरुष, मतलब ये कि काव्या मैम को लगता है कि आप मुझे पसंद करते हैं और मैं आपके करीब जाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको काव्या मैम से दूर कर रहा हूँ। ये सिलसिला में कॉलेज आया हूँ उस दिन से चल रहा है और मैं आपको अभी भी नहीं बताता अगर मिस काव्या मुझे थप्पड़ नहीं मारती तो। राहुल आरुष की बात सुनकर काव्या की तरफ देखते हुए, मिस काव्या, आरुष जो कह सही है या नहीं? काव्या, देखो राहुल, राहुल, मैंने कहा आरुष जो कह रहा है वो सही है या नहीं? राहुल चिल्लाते हुए कहता है। काव्या राहुल की इतनी तेज आवाज सुनकर अंदर तक सहम जाती है और जल्दी जल्दी अपना सर हाँ में हिलाने लगती है। राहुल काव्या की हाथ सुनकर गुस्से में काव्या की टेबल पर हाथ मारते हुए, मिस काव्या, मैं आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ, जो आप जैसा कहेगी वैसा ही होगा। और रही बात आरुष की, ना कभी वो मेरे करीब आया था और ना मैं, और वैसे भी आप होती कौन है मेरे मामलों में दखल देने वाली? चाहे मैं आरुष के करीब जाओ या आरुष मेरे करीब आए, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राहुल की बात सुनकर काव्या भी गुस्से में, मुझे दिक्कत है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो भी आज से नहीं 5 सालों से, लेकिन तुम हो कि कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। राहुल, ये तुम्हारी प्रॉब्लम कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं नहीं करता तुमसे प्यार। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ, आज के बाद अगर आपने मेरे लिए किसी भी स्टूडेंट को बुली किया तो मैं आपकी मॉम से शिकायत कर दूंगा। आरुष, सर इनकी मॉम को पता है और उन्होंने मुझसे उसके लिए माफ़ी भी मांगी थी। राहुल, अगर मैम को पता है तो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं? और आरुष, तुमने आज से पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि मिस काव्या तुम्हें बुली करती है? आरुष, सर मैंने सोचा आप दोनों रिलेशन में हैं और मैं आपको मैम के बारे बताकर ये नहीं चाहता था कि आपका रिश्ता खराब हो। राहुल, तो आज क्यों लेकर आए हो? आरुष, क्योंकि आज पानी सर से ऊपर चला गया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था जब मैम ने मुझे मारा, मन भी किया कि इनका सर फोड़ दूं क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी, और जब मेरी गलती नहीं होती तो मैं अपने सामने वाले को देखता भी नहीं कौन है। आरुष ये सब कहते वक्त काव्या को घूर रहा था। वही काव्या आरुष की बातें सुनकर हैरान नजरों से उसको देखने लगती है। राहुल, आरुष गुस्से पर काबू रखो और मेरे और काव्या मैम के बीच कुछ नहीं है। आरुष, सर मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप दोनों के बीच क्या है क्या नहीं, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप मिस काव्या को समझा दे कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, आशिकी लड़ाने नहीं। आरुष इतना कहकर रौनक को लेकर केबिन से बाहर चला जाता है।
कहीं ना कहीं राहुल को आरुष की बात बुरी लगी थी, लेकिन वो उससे भूलकर काव्या की तरफ देखते हुए, मिस काव्या, मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी आप इतना गिर जाओगी। अरे यार वो बच्चा है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो। काव्या, राहुल वो कोई बच्चा नहीं है, 21 एज है उसकी और तुम उसे बच्चा बोल रहे हो। अरे मैं ऐसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ, अच्छा लड़का देखा नहीं कि लार टपकाना शुरू कर देते हैं। राहुल काव्या की बात सुनकर गुस्से में, इनफ काव्या बहुत हुआ और एक लफ्ज नहीं आरुष के बारे में। CH27 इतना कुछ फेस करना पड़ा। अब आगे। राहुल की बात सुनकर काव्या गुस्से में घूरते हुए, तुम्हें इससे क्यों फर्क पड़ रहा है कि मैं उसे कुछ बोल रही हूँ। राहुल, मुझे सिर्फ आरुष से फर्क नहीं पड़ रहा मिस काव्या, अगर आरुष की जगह कोई और भी होता तो मुझे इतना ही फर्क पड़ता, समझी तुम। काव्या, भूलो मत राहुल, तुम इस वक्त कहाँ खड़े हो, ये कॉलेज मेरा है। राहुल मुस्कुराते हुए, मुझे अच्छे से पता है कि ये कॉलेज तुम्हारा है और तुम ये भी जानती होंगी, मैं और साहिल इस कॉलेज में सिर्फ कवि की वजह से है, नहीं तो मुझे इससे भी बड़ी ब्रांच खोलने में समय नहीं लगेगा। राहुल की बात सुनकर काव्या कुछ नहीं कहती, कहती भी क्या, उसे पता था कि राहुल और सोहेल दोनों टॉप बिजनेसमैन के बेटे हैं। काव्या को शांत देखकर राहुल, अब जिस तरह शांत हो उसी तरह रहना, अगर तुमने दोबारा आरुष को परेशान करने की कोशिश की तो मुझे कवि को बताने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और हाँ, मेरे सपने देखना बंद कर दे, क्योंकि मेरे सपने वही देख सकता है जिसके सपने मैं खुद देखूंगा। राहुल इतना कहकर केबिन से बाहर निकल जाता है। राहुल के जाने के बाद काव्या गुस्से में, आरुष के बच्चे तुझे छोड़ूंगी नहीं, बहुत शौक है ना तुझे राहुल को सब बताने का, अब देख मैं क्या करती हूँ। वही राहुल केबिन से बाहर आता है और क्लास की तरफ जाने लगता है, तभी उसकी नज़र आरुष और रौनक पर पड़ती है जो अभी भी क्लास के बाहर खड़े हुए थे। जहां रौनक आराम से खड़ा हुआ था वही आरुष काफी गुस्से में एक जगह को घूरते हुए खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में नमी थी, उसे बहुत हट हुआ था काव्या के थप्पड़ देने पर। वो अपनी मम्मी पापा की वजह से चुप रहा, नहीं तो वो काव्या को थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे सकता था, क्योंकि उसके भाई ने उसे यही सिखाया है, अगर कोई बिना गलती के एक मारे तो तुम उसे दो मारो। वही राहुल आरुष के पास आकर, सॉरी आरुष, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ फेस करना पड़ा। आरुष, सर आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर मिस ने मुझे आगे से परेशान किया तो मैं आगे पीछे कुछ नहीं देखूंगा, क्योंकि आज मैं मेरे संस्कारों की वजह से चुप हूँ, लेकिन मेरे अंदर मेरे मम्मी पापा के अलावा मेरे भाई के भी संस्कार है, जो मुझे मेरी गलती के बिना कोई कुछ कहे तो उसे मुंह तोड़ जवाब भी देना भी सिखाते हैं। आरुष की बात सुनकर राहुल और रौनक दोनों हैरान नजरों से आरुष को देखने लगते हैं कि ये क्या बोल रहा है। आरुष, अगर आज मेरी जगह मेरा भाई होता ना तो अब तक या तो मिस काव्या इस कॉलेज से जा चुकी होती या फिर हम दोनों। राहुल, आरुष देखो, मुझे पता है कि तुम बहुत हट हुए हो, क्योंकि कॉलेज में कोई भी टीचर स्टूडेंट पर हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन काव्या ने तुम पर उठाया, उसकी तरफ से मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। तुम अपने गुस्सा को शांत करो, अब वो तुम्हें आगे से कभी बुली नहीं करेगी। आरुष, यही अच्छा होगा उनके लिए, नहीं आगे मैं शांत नहीं रहने वाला, मैं उन पर केस भी कर सकता हूँ। आरुष की बात सुनकर राहुल मुस्कुराते हुए, बस कर यार, क्यों अपना खून जला रहा है, चल क्लास में। राहुल इतना कहकर आरुष के कंधे पर हाथ रख लेता है और आरुष को शांत करते हुए अंदर ले आता है। रौनक भी उनके पीछे पीछे क्लास में आ जाता है। फिर एक बार राहुल और आरुष को साथ देखकर क्लास में बातें होने लगती है। एक लड़की अपने पास बैठे लड़के से, ये सब क्या हो रहा है विवान, सर आरुष को डांटने के बजाय इतने प्यार से अंदर लेकर आ रहे हैं। विवान, तुम चुप करो, वीना पढ़ाई पर ध्यान दो, हमें क्या करना है, कौन क्या कर रहा है। वीना, फिर भी विवान, मुझे तो लगता है सर आरुष को पसंद करते हैं। विवान, तुम्हारा मतलब सर गे है। वीना विवान की बात सुनकर अपने कंधे उचकाते हुए, हो भी सकते हैं, क्यों तुम्हें सर के गे होने से दिक्कत है। विवान, पागल है क्या, अब सब नॉर्मल है और मुझे क्यों दिक्कत होगी, सर की लाइफ है, उसे कैसे जीना है ये उनका अधिकार है, हम और तुम या फिर कोई और को कोई अधिकार नहीं है उनकी जिंदगी में दखल देने से। वीना विवान की बात सुनकर मुस्कुराते हुए, काश विवान तुम्हारी जैसी सोच हर किसी की होती तो सब खुश रहते, तो इतना स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। विवान, जरूरी नहीं है हर इंसान एक जैसा हो। वीना, सही है यार। वही राहुल अब तक पढ़ाने लग गया था और आरुष रौनक के साथ जाकर अपनी जगह बैठकर सामने बोर्ड पर अपनी निगाहें जमा लेता है। शाम को कॉलेज ओवर होता है और सब अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जहां अहान और आरुष रौनक के साथ आज जॉब पर जा रहे थे, वही साहिल आज आदि को लेकर आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए तैयार हो रहा था। साहिल के कमरे, चांदनी, साहिल एक बार और सोच ले, वो अभी बच्चा है। साहिल, मॉम वो बच्चा है, लेकिन अगर वो अभी नहीं संभला तो आगे जाकर उसे दिक्कत होगी। चांदनी, कैसी दिक्कत बेटा।
साहिल मोम मैं ये नहीं कहूँगा कि शिव अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन अभी जो ये दोनों कर रहे हैं वो सही नहीं है। और मॉम आप जानती है अगर ये दोनों अभी ये सब करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे, इसलिए आदि का जाना सही रहेगा। और अगर ये दोनों आगे एक साथ रहना चाहेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी नहीं। चांदनी तू सही कह रहा है बेटा, लेकिन मुझे आदि की फिक्र हो रही है, वो वहाँ कैसे रहेगा। साहिल मेरी मीर दी से बात हो गई है, वो सब संभाल लेंगी और मैं जा रहा हूँ ना, कल तक वही रहूंगा, शाम को वापस आऊंगा। उन दोनों की बात सुनकर नेहा अंदर आते हुए, साहिल मुझे ये सब सही नहीं लग रहा, हम आदि को इतनी दूर क्यों भेज रहे हैं। अगर तुझे उसकी पढ़ाई की इतनी फिक्र है तो उसे हॉस्टल में डाल देना। CH 28 अब मैं तुझे कभी अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगा। अब आगे नेहा की बात सुनकर साहिल दी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप आदि से दूर रहना नहीं चाहती इसलिए ये सब कह रही है, लेकिन एक बार आप आदि के बारे में सोचकर देखिए प्लीज, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। नेहा साहिल की बात सुनकर सोचते हुए, फिर भी साहिल वो बहुत छोटा है, अभी 4 साल का हुआ है वो। साहिल तो मैं हमेशा के लिए दूर थोड़े ही कर रहा हूँ, कुछ साल की बात है, फिर मैं उसे यहाँ हम सबके पास वापस लेकर आ जाऊंगा। नेहा साहिल तुझे जो करना है कर, तुझे तो हमारी सुननी नहीं होती है। नेहा गुस्से में साहिल को इतना बोलकर चली जाती है। साहिल नेहा को जाते हुए देखकर, यार दी मेरी बात तो सुनिए। लेकिन नेहा साहिल की कोई बात नहीं सुनती तो साहिल अपनी मॉम की तरफ देखता है जो अपना सरना में हिलाते हुए, साहिल नेहा अपनी जगह सही है, क्या हुआ अगर वो उसकी रियल बुआ नहीं है तो हम उसके रियल दादा दादी नहीं है तो हम उससे बहुत प्यार करते हैं, वो हमसे इतना दूर चला जाएगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चांदनी भी साहिल को सुनाकर चली जाती है। साहिल अपनी बहन और मॉम की बात सुनकर उदास होकर बेड पर बैठ जाता है और फोन निकालकर उसमें एक फोटो देखने लगता है जिसमें एक लड़का एक लड़की को पीछे से बाहों में भरे हुए था। उन दोनों को देखकर साहिल की आंखों में नमी आ जाती है। साहिल तुम दोनों बहुत बुरे हो, मुझे छोड़कर चले गए, कभी बात नहीं करूंगा तुम दोनों से, साहिल इतना कहकर रोने लगता है। कुछ देर बाद साहिल अपने आप को शांत करता है और उस फोटो को किस करके बट सॉरी यार मैं आदि को सही से नहीं संभाल पाया और अब उसे खुद से दूर भेज रहा हूँ। हाँ मैंने तुम दोनों से वादा किया था कि मैं उसे कभी खुद से दूर नहीं करूंगा, लेकिन आज उसे खुद से दूर कर रहा हूँ। और तुम दोनों को पता है हमारा आदि बहुत समझदार है, उसने आगे से मीर दी के पास जाने को बोला है, मैं बहुत खुश हूँ उसके इस फैसले से। साहिल इससे आगे कुछ कहता उससे पहले आदि तैयार होकर साहिल के कमरे में आते हुए, डैड मैं तैयार हूँ, क्या आप तैयार है। साहिल आदि की आवाज़ सुनकर जल्दी से फोन बंद करता है और मुस्कुराते हुए, मैं तो कब का तैयार हूँ। साहिल इतना कहकर घुटनों के बल बैठकर आदि को कसकर गले लगा लेता है। आदि भी अपनी बाहें साहिल के गले में फंसाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आदि डैड मेरे जाने के बाद आप मेरी मम्मा से शादी कर लेना और शादी करने बाद मुझे आप दोनों की पिक भी भेजना। आदि की बात सुनकर साहिल आदि को खुद से दूर करते हुए, मेरा बेटा इतना समझदार कब से हो गया। आदि डैड मैं हमेशा से ही समझदार हूँ, बस आपको दिखता ही नहीं है। साहिल आदि की बात सुनकर हंसते हुए, मैं तो भूल ही गया कि मेरा बेटा समझदार है। साहिल इतना कहकर आदि को अपनी गोद में उठा लेता है और आदि के गाल पर किस कर देता है। आदि भी साहिल के गाल पर किस करते हुए, डैड आप मुझे मिस करोगे। आदि की बात से साहिल की आंखों में नमी आ जाती है, लेकिन साहिल उसे आदि से छुपाते हुए, तुम्हें क्या लगता है आदि। आदि मुझे लगता है आप मम्मा के आते ही मुझे भूल जाओगे। साहिल मम्मा के आते ही भूल जाऊंगा ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले तुम हो मेरी जान। आदि साहिल की बात सुनकर अपना छोटा सा हाथ आगे करते हुए, तो फिर प्रॉमिस करो। साहिल आदि के हाथ को देखकर अपने हाथ को आदि के हाथ पर रखते हुए, पक्का प्रॉमिस एंड आई लव यू बेटा। आदि आई लव यू डैड। साहिल चले फ्लाइट का समय हो गया। आदि चलिए। साहिल आदि को अपनी गोद में लेकर एक हाथ से आदि का बैग लेकर नीचे आ जाता है जहां पहले से ही चांदनी, नेहा और विक्रम बैठे हुए थे। आदि उन तीनों को देखकर साहिल को नीचे उतारने का इशारा करता है, जिसे पाकर साहिल आदि को अपनी गोद से नीचे उतार देता है। साहिल के उतारते ही आदि उन तीनों के पास जाता है और अपने कान पकड़ते हुए, मुझे पता है आप तीनों मुझसे नाराज है इसलिए सॉरी। आदि की आवाज़ सुनकर तीनों आदि की तरफ देखते हैं जो अपने कान पकड़कर बड़े प्यार से सॉरी बोल रहा था। आदि को इस तरह देखकर नेहा आदि को गले लगा लेती है और रोते हुए, आदि मत जा यार प्लीज, तेरे बिना मेरा मन कैसे लगेगा। आदि नेहा से दूर होकर आंसू साफ करते हुए, आप ना शादी कर लीजिए, आपका मन लग जाएगा। नेहा बदमाश हो गया है ना तू। आदि तो आप रोना बंद कीजिए। नेहा आदि की बात सुनकर रोना बंद करती है और प्यार से आदि के माथे को चूमते हुए, रोज बात करेगा ना। आदि ऑफकोर्स भुआ जी।
आदि इतना कहकर बारी बारी चांदनी और विक्रम से मिलता है, फिर तीनों के पैर छूकर साहिल और नेहा के साथ घर से बाहर निकल जाता है। साहिल नेहा और आदि को गार्डन में खड़ा करके घर के पार्किंग से गाड़ी लेने चला जाता है। आदि गार्डन में खड़ा हुआ एक नज़र शिव के कमरे में डालता है, जहां उसे शिव खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो आदि को जाते हुए देखकर रो रहा था, लेकिन आदि को कहां से दिखा था, वो काफी दूर था। आदि के भी आंखों में नमी आ जाती है शिव को देखकर, लेकिन नेहा ना देख ले इसलिए अपनी नजरें शिव से हटा लेता है। कुछ देर बाद साहिल गाड़ी लेकर आता है और नेहा आदि गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। नेहा उन दोनों को एयरपोर्ट पर छोड़ने गई थी। शिव जब तक आदि की गाड़ी को देखता रहता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। गाड़ी के निकलते ही शिव अपने कमरे में जाता है और बेड पर बैठकर आदि के ब्रेसलेट को देखते हुए, तू मुझे छोड़कर गया है ना आदि, अब मैं तुझे कभी अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगा। शिव इतना कहकर वो ब्रेसलेट खिड़की से बाहर फेंक देता है। वही हमारा राहुल साहिल और आदि से मिलने एयरपोर्ट पहुंच गया था और उन दोनों से मिलने के बाद वो सीधे निकल जाता है सिनेमा घर, वो भी एक लड़की के साथ। CH-29 डार्लिंग। अब आगे सिनेमा घर के बाहर अहान आरुष रौनक के साथ खड़े हुए थे और सामने रौनक के चाचा और पापा दोनों थे। रौनक, पापा, चाचा, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, इन्हें ही काम चाहिए। मैंने कल रात आपसे इन दोनों के लिए ही बात की थी। ये आरुष जो मेरे साथ पढ़ता है और ये इसका भाई अहान है जो पढ़ता तो हमारी क्लास में, लेकिन सब्जेक्ट अलग है। रौनक का पापा, ये सब तो ठीक है बेटा, लेकिन इन दोनों को पहचानेंगे कैसे, मतलब बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। रौनक, पापा इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा अंतर है इन दोनों में। रौनक का पापा रौनक की बात सुनकर बड़ी गौर से दोनों की तरफ देखते हुए, लेकिन मुझे तो कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। विष्णु, तुझे कोई अंतर नजर आ रहा है क्या? विष्णु रौनक का चाचा, हाँ भोले भाई साहब, मुझे तो दोनों एक जैसे ही लग रहे। उन दोनों की बात सुनकर अहान और आरुष तो मुस्कुराने लगते हैं। वही रौनक दोनों को देखते हुए, आप दोनों इन्हें पहचाना बंद कीजिए, आप धीरे धीरे पहचान जाएंगे, आप हमें काम बता दीजिए। बोले रौनक, रेस्टोरेंट में जो काम करेगा वो मेरे साथ चल। रौनक, पापा अहान आपके साथ जाएगा और आरुष मेरे साथ यही सिनेमा में रहकर काम करेगा। बोले ठीक है अहान, चलो। अहान, जी अंकल। अहान इतना कहकर भोले अंकल के साथ रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है, जो जस्ट सिनेमा घर के बगल में था। वही विष्णु आरुष और रौनक को लेकर अंदर आ जाता है और टिकट देने की जगह दोनों को खड़े करते हुए, अभी तुम आ रहे ग्राहक को टिकट दो, उसके बाद अंदर सिनेमा में जाकर खास ध्यान रखना है कोई गंदगी ना फैलाए, ठीक है? विष्णु की बात सुनकर आरुष और रौनक दोनों एक साथ अपना सर हाँ में हिला देते हैं। उन दोनों की हाँ सुनकर विष्णु आगे चला जाता है और बाकी का काम करने लगता है। अपने चाचा के जाने के बाद रौनक अपने जेब से 2 मास्क निकालकर एक आरुष के सामने करता है, जिसे देखकर आरुष, ये किस लिए? रौनक, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था ना कि राहुल सर किसी और लड़की के साथ सिनेमा में आते हैं, तो आज तू अपनी आंखों से देख लेना। आरुष, वो तो वैसे भी देख लूंगा, इसकी क्या जरूरत है? रौनक, इसकी जरूरत है यार, नहीं तो सर आ जाएंगे और फिर कल नहीं आएंगे। आरुष, वो क्यों? रौनक, क्योंकि उनके क्लास के बच्चे यहाँ काम करते हैं तो उन्हें अच्छा लगेगा कि वो उनके सामने हर दिन अलग अलग लड़की के साथ आए। आरुष, फिर भी रहने दे ना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। रौनक, प्लीज मेरे लिए लगा ले, मैं नहीं चाहता सर हमारे सिनेमा में आना बंद करे। आरुष रौनक की बात सुनकर मास्क लगा लेता है और आए हुए ग्राहक को टिकट देने लगता है, जिसे देखकर रौनक भी अपने चेहरे पर मास्क लगा लेता है और आरुष को देखकर, इसकी सुंदरता इस मास्क से भी कम नहीं हुई। भाई यार क्या लड़का है, कभी कभी मन करता है इसे प्रपोज कर दूं, लेकिन डर लगता है कहीं गुस्से के चलते दोस्ती ना तोड़ दे। कुछ देर बाद रौनक अपने सर को झटकते हुए, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, जस्ट फ्रेंड यार। रौनक अपने ख्यालों से बाहर आता ही है कि उसकी नज़र सामने से आ रहे राहुल पर पड़ती है, जिसे देखकर रौनक आरुष से, वो देख राहुल सर आ रहे हैं और जो तू उनके साथ लड़की देख रहा है ना, कल वाली नहीं है, कल कोई और थी अब कोई और है। रौनक की बात सुनकर आरुष अपना सर उठाकर राहुल की तरफ देखने लगता है, जो एक लड़की की कमर में हाथ डालकर उनकी तरफ आ रहा था। आरुष राहुल को उस लड़की के साथ देखकर रौनक से, मैंने सर को ऐसा नहीं समझा था यार, मैंने तो सर को बहुत शरीफ खानदान का समझा था। रौनक, सर है तो शरीफ खानदान के ठाकरे है, सर नंबर 1 बिजनेसमैन के बेटे है। आरुष, तो फिर ये ऐसे क्यों है? रौनक, ये तो मुझे नहीं पता, छोड़ हमें क्या है। आरुष, हाँ सही है। तभी राहुल उस लड़की को लेकर उन दोनों के पास आ जाता है और उन दोनों के सामने पैसे रखते हुए, 2 टिकट प्लीज। राहुल की बात सुनकर आरुष मास्क को सही करते हुए 2 टिकट राहुल को दे देता है और बाकी के बचे पैसे राहुल को वापस कर देता है। राहुल टिकट ले और पैसे लेकर, थैंक्स।
राहुल इतना कहकर उस लड़की को फिर से कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है और उसे लेकर अंदर चला जाता है। वही वो लड़की जो राहुल के साथ थी वो राहुल से बहुत चिपक रही थी, जिसे देखकर आरुष मुस्कुराते हुए, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। रौनक, क्यों? आरुष, उस काव्या को बड़ा घमंड था ना कि राहुल सिर्फ उसका है। यहाँ तो राहुल हर उस लड़की का बना फिर रहा है जिसकी राहुल को जरूरत है। आरुष की बात सुनकर रौनक, वो सब तो ठीक है लेकिन यार तू सर के बारे में गलत मत बोल, सर ऐसे नहीं है। आरुष, तो फिर चल अंदर चलते हैं, देखते हैं सर कैसे है। रुष इतना कहकर रौनक को अपने साथ अंदर ले जाता है। रुष रौनक के साथ सिनेमा के गेट पर खड़ा हुआ चारों तरफ नजर डालता है तो उसकी नजर राहुल और उस लड़की पर जाती है जो कोन वाली चेयर पर बैठे हुए थे। उन दोनों पर नजर पड़ते ही आरुष रौनक का हाथ पकड़कर उसे लेकर राहुल के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है, लेकिन दोनों ही अपने मास्क को नहीं हटाते। वही राहुल अपने पास बैठी लड़की के बालों से खेलते हुए, मैंने मेरा वादा पूरा किया, तुम्हें लेकर आ गया ना सिनेमा घर, अब तो नाराज नहीं हो ना मेरे से मधु। मधु, अभी तो नाराज नहीं हूँ लेकिन राहुल तू सबको छोड़कर मेरे साथ क्यों नहीं रहता? राहुल, देख मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता, तू तो जानती है ना मेरा दिल कितना बड़ा है। मधु राहुल की बात सुनकर, तेरा दिल तो इतना बड़ा है कि अगर इस शहर की सारी लड़कियां तुझे एक साथ प्रपोज कर दे तो तू किसी को मना नहीं करेगा। राहुल मुस्कुराते हुए, ऑफकोर्स मधु डार्लिंग। मधु, यही बातें तो मुझे तेरी पसंद नहीं है। राहुल, लेकिन मुझे पसंद है। वही उन दोनों की बातें सुनकर आरुष के साथ रौनक भी आंखें फाड़े राहुल को देखने लगता है। भाई क्या चीज है ये राहुल सर, इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। CH30 किस। अब आगे आरुष राहुल को देखते हुए रौनक से, देखा तूने ये राहुल सर कितने हरामी किस्म के आदमी है। रौनक, मुझे क्या पता था ये इतना गिरे हुए निकलेंगे। आरुष, इंसान का पता नहीं होता कितना गिरे हुए हैं जब तक आंखों से नहीं देख लेते। रौनक, सॉरी यार, अब चल आगे ध्यान भी तो रखना है। रौनक आरुष को लेकर बाहर आ जाता है और सिनेमा का ध्यान रखने लगते हैं। वही एयरपोर्ट पर साहिल आदि को लेकर अंदर चला जाता है। उन दोनों के जाते ही नेहा गाड़ी लेकर घर के लिए निकल जाती है। अगली सुबह फिर से सब अपने काम में लग जाते हैं। अहान आरुष रौनक के साथ कॉलेज आ गए। आज कॉलेज की एक क्लास में शांति थी और वो क्लास थी अहान की, क्योंकि साहिल आज कॉलेज नहीं आया था, जिससे सारे स्टूडेंट शांति से अपनी पढ़ाई कर रहे थे समझदार बच्चों की तरह। वही राहुल की क्लास में आज आरुष की नजरें राहुल पर थी। उसे बार बार कल रात की बात याद आ रही थी, लेकिन राहुल आरुष की नजरें अपने ऊपर महसूस कर अपने मन में, इसे क्या हुआ, बार बार मुझे क्यों देख रहा है। रौनक, आरुष सर को इस तरह देखना बंद कर, उन्हें हम पर शक हो जाएगा। आरुष, मैं क्या करूं यार, काफी कोशिश कर रहा हूं लेकिन पता नहीं अपने आप ही नजरें सर पर जाकर रुक रही। रौनक, तेरा एक दिन में ये हाल है, फिर आगे क्या होगा ये तो सर का रोज का है। कुछ देर बाद राहुल सर का पीरियड खत्म हो जाता है और वो अपनी क्लास से बाहर निकल जाता है। इसी तरह धीरे धीरे कॉलेज ओवर होने का समय आ जाता है, जिसे देखकर धीरे धीरे सारे बच्चे अपनी क्लास से निकलने लगते हैं। वही हमारे अहान, आरुष और रौनक तीनों अपने कंधे पर बैग टांगकर बस से उतरकर सीधे अपने काम पर आ जाते हैं। जहां ये तीनों अपने काम में लगे हुए थे वहीं हमारा राहुल शाम की महफिल जमाने में लगा हुआ था। आज भी राहुल किसी और लड़की के साथ आया था, जिसे देखकर आरुष का तो सर ही चकराने लगता है। वही जापान में साहिल आदि को लेकर मीर के घर आ चुका था। मीर आदि को अपने पास देखकर गले लगाते हुए कहती है, मेरा बच्चा आ गया, बहुत दिनों बाद देख रही हूँ तुझे, तू इतना बड़ा हो गया। आदि, बुआ जी 2 साल बाद मिल रहे हैं हम। मीर, तो क्या 2 साल बहुत दिन नहीं होते? आदि, बहुत दिन तो होते हैं। मीर आदि की बात पर मुस्कुराते हुए आदि को सोफे पर बिठा देती है और साहिल की तरफ देखते हुए, तुम कैसे हो साहिल? साहिल, दी मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी है? मीर, देख ले तेरे सामने खड़ी हुई हूँ। साहिल मीर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए मीर के गले लग जाता है। मीर भी साहिल को अपने गले लगाते हुए, तुम आए थे तो उस कुत्ते को लेकर आ जाते, वो तो बात भी नहीं करता है मुझे। साहिल मीर की बात सुनकर मीर से अलग होते हुए, उसे कहाँ फुर्सत है दी किसी से बात करने की या मेरे साथ आने की? मीर, अभी उसने वो सब नहीं छोड़ा। साहिल, कहाँ छोड़ा है दी, फ्लर्ट करना अलग बात है, वो तो रोज किसी न किसी को अपने साथ ले जाता है, सिनेमा देखकर वापस आ जाता है, ये नहीं किसी एक को पसंद कर उस पर टिक जाए। साहिल की बात सुनकर मीर, लगता है ये मेरे बाप को बर्बाद करके मानेगा। साहिल मुस्कुराते हुए, लगता नहीं दी एक दिन कर देगा ये अंकल को बर्बाद। मीर हंसते हुए, तू ये सब छोड़, ये बता तुझे मिला कोई? साहिल, दी मिला तो है मुझे, उससे प्यार भी है लेकिन अभी वन साइड है।
मीर साहिल के कंधे पर मारते हुए, नो फिकर दूसरी भी साइड हो जाएगा। मीर इतना कहकर आदि के पास बैठ जाती है जो थक कर सोफे पर ही सो गया था। मीर उसे सही से सुलाते हुए, कितना प्यारा लगता है ना हमारा आदि। साहिल, बहुत प्यारा लगता है, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा इसे अपने से दूर करने का, लेकिन हालातों के चलते करना पड़ रहा है। मीर, तू इसकी फिक्र मत कर, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। साहिल, मुझे विश्वास है, तभी तो मैं इसे यहाँ आपके पास छोड़ने को तैयार हो गया। साहिल इतना कहकर उदास हो जाता है जिसे देखकर मीर कहती है, इस तरह उदास मत हो साहिल, वो कौन सा तुझसे हमेशा के लिए दूर थोड़े ही हो रहा है। साहिल मीर की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाते आदि के माथे पर किस कर देता है और मीर को देखते हुए, मैं चलता हूँ, मेरी अभी की फ्लाइट है। मीर, लेकिन अभी आदि सो रहा है, उससे बिना मिले जाएगा क्या? साहिल, इसे सोने दीजिए, नहीं तो इसे छोड़कर जाने का मन नहीं करेगा और आता रहूंगा हर महीने मिलने। मीर, तेरी जैसी मर्जी। साहिल मीर को बाय बोलकर निकल जाता है। उसे आदि से दूर होने में बहुत दुख हो रहा था, लेकिन क्या करे बेचारा। अगली सुबह कॉलेज में साहिल वॉशरूम में अपना मुंह साफ कर रहा था, तभी उसके बगल में आकर आरुष अपने हाथ साफ करने लगता है। साहिल की नज़र जब आरुष पर जाती है तो मुस्कुराते हुए अपने मन में आहान। साहिल इतना कहकर आरुष को देखने लगता है, लेकिन आरुष साहिल पर कोई ध्यान नहीं देता, जिसे देखकर साहिल आरुष के पास जाकर, तुम मुझे इस तरह अनदेखा क्यों कर रहे हो? आरुष साहिल की बात सुनकर अजीब नजरों से साहिल को देखने लगता है। साहिल आरुष से कोई जवाब ना पाकर, क्या हुआ, तू इस तरह क्यों देख रहा है, पहली बार देख रहा है क्या? आरुष, आप मुझे जानते हैं। साहिल, क्यों, तू मुझे भूल गया, रो कभी याद दिलाता हूँ। साहिल इतना कहकर आरुष के दोनों गालों को पकड़कर खींचने लगता है। साहिल की इस हरकत पर आरुष को काफी गुस्सा आता है, लेकिन आरुष कुछ करता या कहता उससे पहले साहिल आरुष के गालों को छोड़कर उसके गाल पर किस कर देता है। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आगे का कल, तब तक के लिए बाय बाय।